money. DRR is for saving the money to pay your debentures. Is it clear? If there is an existing DRR, then don't create full. Just create the remaining part. If there was an existing DRR of 10,000, don't do anything. Already saved it. तो ऐसे मत समझना डीआरआर कोई और डिबेंचर का, ये डिबेंचर के लिए अलग से डीआरआर, वो आखिरी दिन पे डीआरआर क्रिएट ही नहीं होता, वो पहले से हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ द डे पे होता है. तो अगर बिल्कुल जीरो है तो आप बनाओ, पूरा बनाओ. अगर है कुछ पोर्शन, मतलब वो साल दर साल वाला फॉर्मेट यूज करता है, तो आप बीच में से ऐड करो. टोटल वैल्यू का 10% डीआरआर होना चाहिए. व्हाट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व? फ्री और नॉन फ्री. उसका पैसा किसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए? रिडीमिंग द डिबेंचर. बात समझ में? अब कंपनीज एक्ट एक स्टेप और आगे जाता है. किधर आगे जाता है? वो बोलता है कि आपने डीआरआर तो बना दिया, समझो ये डिबेंचर मुझे 4 साल बाद रिडीम करने. कितने? मैंने तो पहले ही डेट पे बना दिया डीआरआर. फर्स्ट डे पे आई मेड अ डीआरआर ऑफ 10,000 और मुझे रिडीम कब करना है? 4 साल बाद. ओके, 4 साल तक वो पैसे कैश फॉर्म में रखूं? क्या करना चाहिए? फिक्स्ड एसेट में डालना चाहिए. मतलब फिक्स्ड एसेट मतलब कमाने के लिए काम आएगा, प्लांट वगैरह में डाल के रख देना चाहिए. बट एक्ट क्या बोलता है? नहीं, डोंट कीप इट इन प्लांट एंड ऑल. ओके, उससे ऑब्वियसली ज्यादा रिटर्न मिलते हैं प्लांट एंड ऑल से, बट वो बोलते हैं नहीं, सेफ सिक्योरिटीज में रखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखो, अनइनकम्बर्ड मतलब किसी को कोई चार्ज नहीं है, एकदम सेफ, गवर्नमेंट बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट टाइप, उसमें रखो. सो दैट जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़े आप निकाल सकते हैं. जैसे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट था, प्रोविडेंट फंड के सामने प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वो क्या था? एम्प्लॉय को पैसा देना था. तो जब भी जरूरत आए तब वो फंड का जो इन्वेस्टमेंट बेचो, पैसा लो और पे ऑफ करो. बराबर है? तो जितना प्रोविडेंट फंड होता था उतना प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट होता था. तो पहले के टाइम पे क्या होता था? जितना डीआरआर होता था ना, उतना डीआरआरआई होता था. व्हाट इज डीआरआरआई? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट. लेकिन अब ऐसा नहीं रखा है, इसमें भी काटते जा रहे हैं. दे आर रिड्यूसिंग. अब क्या बोला है? डीआरआर कितना बनाने का है? टोटल फेस वैल्यू का 10%. बट पूरा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी वाले भी शाणे हैं, वो करते ही नहीं थे. वो बोलेंगे सारा हम लोग इसमें पैसा रख के 4-5% इंटरेस्ट है, उससे ज्यादा तो फिक्स्ड एसेट में डाल के ज्यादा कमा सकते हैं, प्रोडक्शन करके ज्यादा. हमारे ऊपर तलवार मत रखो, हम पैसा चुका देंगे. पैसा नहीं चुका तो बोलना. तो फिर वो भी कटते जा रहे हैं 100% से घट करके कितना हो गया अभी पता है? वो लोग बोलते हैं कि इस साल जितना डिबेंचर्स आपको रिडीम करना है, टोटल नहीं, अगर टोटल करना है तो टोटल, बट अगर टोटल रिडीम ना करना हो एक साल, कभी कभी पार्ट्स में भी रिडीम होते हैं. याद है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर हमने राइट ऑफ किया था, थोड़ा डिबेंचर्स रिडीम करना होता है. तो समझो ये 1 लाख का डिबेंचर पूरा रिडीम करना है, पूरा इस साल फुल रिडीम करना है, तो फुल 1 लाख का 15%. कितना? 15% का इन्वेस्टमेंट करके रखो. किसका 15%? जो डिबेंचर्स इस साल रिडेम्पशन के लिए रेडी है. तो अगर सारे के सारे रिडीम कर रहे हैं ना 1 लाख के, तो 1 लाख का 15% इतना इन्वेस्ट करके रख दो. कब करोगे? साल के बिगिनिंग में, बिफोर अप्रैल. साल के बिगिनिंग में बिफोर अप्रैल. मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये शुरू से करने की जरूरत नहीं है. जिस साल आप रिडीम करने वाले हो ना, जिस साल आप रिडीम करने वाले हो उसी साल बनाना है. बट कितना बनाना है? 15% ऑफ द अमाउंट रिडीमेबल. सर अगर 1 लाख के जगह मेरे को 20,000 ही रिडीम करना है, तो 20,000 का 15%. 20,000 पूरा नहीं, 20,000 का भी 15%. 1 लाख पूरा नहीं, 1 लाख का भी, बाकी 85% तो ऐसे आपकी किटी के कैश में से आपको देने का. कंपनी में जो कैश पड़ा है वहीं से पैसा देना है, क्योंकि 1 लाख चुकाना है ना. इन्वेस्टमेंट कितना रखना है? सिर्फ 15% ऑफ रिडीमेबल वैल्यू. हाउ मच? आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस अमाउंट है. समझ में आ रहा है कुछ?
अगर 20,000 का रिडीम करना है तो 20,000 इन्वेस्ट करके नहीं रखने, 20,000 का 15% कितना होता है, इतना सा अमाउंट इन्वेस्ट करके क्या करेगा, बाकी का 17,000 तो उसको अपने कैश में से ही देने का है। तो ये भी धीरे धीरे डुब 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 होने वाला। ओके, तो ये दोनों बेचारे सीनियर सिटीजन तो घटा घटा के साफ करने का प्लान है। तो पहले डीआरआर क्या था आपका, फ्री रिजर्व से पैसा गया, एसेट में कोई चेंज नहीं है, एसेट में कैश पड़ा हुआ है, खाली फ्री को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, नॉन फ्री। सीआरआर वैसे डीआरआर, पीएनएल से डीआरआर में डाला, लेकिन वो कितना बोल रहे हैं डालने का, टोटल वैल्यू का 10%। कब डालना होता है नॉर्मली, इश्यू के डेट के दिन, पूरा साल। व्हाट इज डीआरआरआई, उसको हम लोग डीआरआरआरआई नहीं बोलेंगे, डीआरआई बोले, डीआरआई बोले तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, डीआरआरआई होता है, हम लोग बोलेंगे डीआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट या डीआरआई। ये इन्वेस्टमेंट के पीछे लॉजिक क्या है, जो डीआरआर आपने बना के रखा है उसका पूरा पैसा नहीं, थोड़ा तो पैसा इन्वेस्ट करके रखो, सो दैट जब टाइम है आपके पास पैसा हो। कितना 15% फॉर टोटल, इस साल जितना रिडीम करने वाले हो उसका। सो दो चीज ही ध्यान रखनी है यहाँ पे, डीआरआर टोटल का फेस वैल्यू एंड ये 15% ऑफ डिबेंचर रिडीमेबल इन करंट ईयर, डिबेंचर रिडीमेबल इन करंट ईयर। इज दिस क्लियर, समझा? कब करके रखना है, तो बिफोर अप्रैल, मार्च, अप्रैल से साल शुरू होता है आपका, तो अप्रैल में जून ऐसा ईयर रहता है, तो अप्रैल 30 से पहले इस साल आपका ड्यू है कुछ डिबेंचर रिडीम करने के लिए, तो अप्रैल 30 से पहले उसका 15% का डीआरआई बना। अब अगर डीआरआई बनाओगे, इन्वेस्ट करोगे, तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, डीआरआई मतलब इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री क्या होगी, व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स टू व्हाट, बैंक। तो समझो 1 लाख के डिबेंचर रिडीम करने की बारी आई और मैंने डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक मार दिया कितना, 15,000। ओके, 1 साल ये इन्वेस्टमेंट दे, तो इसमें क्या मिलेगा, 1 साल का इंटरेस्ट। समझो मैंने पहले अप्रैल को ही कर दिया, 1 अप्रैल को ही कर दिया इन्वेस्ट, और ये साल रिडीम करना है 1 लाख का डिबेंचर्स, और इन्वेस्टमेंट पे समझो मेरे को 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो व्हाट इज द एंट्री फॉर रिसीविंग द इंटरेस्ट, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई मिला 1500। जैसे डिबेंचर पे यू पे इंटरेस्ट, वैसे डीआरआई पे यू, व्हाट इज डीआरआई, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डीआरआई, इन्वेस्टमेंट। कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है ये पैसा आपने, बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, सेफ एफडीज ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड ऑल, एकदम सेफ जगह पे इन्वेस्ट किया है, 5-6% आने तो चलेगा, सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने की एंट्री आएगी डीआरआई टू बैंक, उसमें इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री आएगी बैंक टू डीआरआई। अब वो जो इंटरेस्ट है, बट ये इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन डीआरआई टू पीएनएल, ये भी करना पड़ेगा। अब जब 31 मार्च साल के एंड में आपको डिबेंचर चुकाने हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स का क्या करोगे, बेच दोगे, इन्वेस्टमेंट्स को बेच दोगे। व्हाट इज द एंट्री फॉर सेलिंग द इन्वेस्टमेंट्स, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ तो सब कुछ होने के बाद, क्योंकि आपने क्या किया, देखो इन्वेस्टमेंट बेचा, पैसे आए, पैसे तो 15,000 ही आए बॉस, चुकाने कितने, 1 लाख, 10 प्रीमियम भी है 10,000, तो बाकी के पैसे कहां से आएंगे, कैश बैंक होगा, कंपनी में इतना पैसा होगा, चुका दिए। सब कुछ चुकाने के बाद आपके लायबिलिटी में ये तो पड़ा ही होगा, क्या पड़ा होगा पता है,
DRR पढ़ा ही होगा ना, वो तो लाइबिलिटी में एसेट शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो DRR है अभी रख के मतलब है, DRR की जरूरत कब तक थी? जब तक डिबेंचर रिडीम। DRR लाइबिलिटी में था, उसके सामने कुछ कैश था। इमेजिन लाइक दिस, DRR वाज एन लाइबिलिटी। DRR हमने कितने का बनाया था? आई थिंक 10,000। उसके सामने कैश था 10,000। दिस वाज द सीन। फ्री रिजर्व में कमाया हुआ कैश P&L टू DRR मारा था आपने। फिर क्या हुआ? ये कैश देके हमने क्या खरीद लिया इधर? इससे ज्यादा के खरीदे, 5,000 और के खरीदे। 10 के तो थे ही, टोटल 15 के आ गए यहाँ पे। ऐसे समझ में आ रहा है? बाकी 5 यहाँ पे कुछ और होगा, उस पैसे से लिया होगा, लोन कैपिटल बढ़े हो। फिर जब रिडेम्पशन की बारी आई तब क्या किया? ये बेच दिया। सो DRI की जगह क्या आया? और फिर ये कैश और दूसरा कैश पे ऑफ करने के लिए यूज किया, तो कैश चला गया। और यहां से डिबेंचर होंगे, वो डिबेंचर भी चले गए। तो DRR के सामने शायद कैश ना हो, थोड़ा बहुत कैश हो, या कोई तो फिक्स्ड एसेट होगा, या व्हाटएवर कुछ तो होगा ही। DRR तो पड़ा ही अभी भी बैलेंस शीट में। तो ये DRR रख के सेंस बनता है अभी? कुछ डिबेंचर है रीडीम करने लायक अभी, तो क्या करना चाहिए? वापस मेक इट, वापस मेक इट। जो नॉन फ्री था वो वापस क्या बन गया? उल्टा एंट्री कर देना। सो DRR इज ट्रांसफर टू व्हाट? DRR इज ट्रांसफर टू व्हाट? जनरल रिजर्व। DRR इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जितना भी पैसा DRR में पड़ा हुआ है, आई थिंक हमने 10,000 का क्रिएट किया था, तो 10,000 जनरल रिजर्व में चला जाए। इसको देखो, कंसेप्चुअली है ना, ऐसा रहता है। दिस इज कैपिटल, दिस इज P&L, शेयर कैपिटल, P&L. Let's say you have 10% debentures and you have let us say creditors over, okay, and asset side पे you have a plant, you have a bank, and you have debtors. Okay, let's take share capital to be 5 lakhs. Let's take P&L to be 2 lakhs. Let's take debenture to be 1 lakh. Creditors to be 1 lakh. Plant to be, let's say, 1 lakh. Bank to be 4 lakhs. Debtors कितना? 2 plus 1, 2 plus 1, 4 plus 5. This is 4 lakhs. This is, let us say, what's the balance sheet. Debenture issue करके रखा हुआ, तो पूरा पिक्चर आपको एक साथ बता देता हूँ, so that कोई कंफ्यूजन ना रहे। डिबेंचर को करना है रीडीम, और इसी साल करना है। लेट अस अस्यूम डिबेंचर्स को करना है रीडीम, इसी साल करना है। ओके सर, बैंक में तो 4 लाख आराम से चुका सकते हैं। यस, चुका सकते हो, ऐसे ही चुका सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है, कंपनीज एक्ट में बोलता है क्या करने का है? DRR बनाने का है, और DRRI इज इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इधर कुछ DRR दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा, तो आप क्रिएट करोगे कितने का? 10% ऑफ व्हाट? टोटल वैल्यू। हाउ यू विल डू दैट? P&L टू DR, P&L टू DR। तो P&L आई थिंक 2 लाख है, उसका हो जाएगा 190, और यहाँ पे आ जाएगा DRR कितना? 10,000। इधर आपने रिजर्व के साथ ही खेला, तो आप बोल रहे हो बाकी लोगों के भैया DRR का 10,000 हम लोग टच नहीं करें। DRR का 10,000 किसके लिए यूज करेंगे? डिबेंचर्स रिडीम करने के लिए यूज करें। बाकी का 190 करो जो करना है, भाई वो भी टच नहीं कर सकते। 90,000 तो वैसे भी टच नहीं कर सकते, या वो चुकाना है तो पैसा तो सही है, लेकिन कंडीशन 100% की नहीं है। कंडीशन कितने की है? 10%। तो बना लिया आपने DRR। इज इट क्लियर? नाउ DRR बनाने के बाद DRR के पैसे को इन्वेस्ट भी करता है, लेकिन कितना? इस साल जितना रिडीमेबल अमाउंट है उसका 15%। तो इस साल कितना रिडीमेबल है? 1 लाख। 1 लाख का 15%, 15,000 का क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट लोगे, कैश दे दोगे, तो 15,000 कैश कम हो जाएगा। इधर 3,85,000 हो जाएगा, और इधर DRI आ जाएगा कितना? 15। इज इट क्लियर? 3,85,000, 15,000।
अब लास्ट इंटरेस्ट का तो निकल रहा है, डिबेंचर इंटरेस्ट ही क्या है? सपोज डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया तो एंट्री क्या है? डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, अब वो चला जाएगा तो इट्स पीएनएल टू बैंक, पीएनएल से जा रहा है और ये इंटरेस्ट भी पीएनएल में ट्रांसफर हो रहा है बैंक टू, वो तो चुनो अमाउंट है, इसका भी चुनो अमाउंट है 15,000 में 1500 इंटरेस्ट, वो मैं उड़ा रहा हूँ यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। फिर अभी रिडेम्पशन की बारी आई, लास्ट डेट आ गया रिडेम्पशन का, तो क्या करते हैं? बेचना है, तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट विल सेल आउट एंड विल गेट व्हाट? मनी अगेन, तो डीआरआई जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? बैंक हो जाएगा 4 लाख, 15 में बेचा, नो प्रॉफिट। अगर कुछ प्रॉफिट होता तो एड टू पीएनएल, लॉस होता तो लेस फ्रॉम पीएनएल। उतना पैसा ज्यादा या कम आता? पैसा तो ऑलरेडी 80-90% पड़ा ही है, जो भी खेल है 10-15% का कर रहे हैं छोटा छोटा। ओके, समझ में आ रहा है? पैसा आ गया, अभी क्या करोगे? पे ऑफ द डिबेंचर, तो डिबेंचर समझो प्रीमियम है, तो डिबेंचर प्रीमियम टू होल्डर एंड होल्डर टू, तो बेसिकली क्या अल्टीमेटली डिबेंचर टू बैंक एंड प्रीमियम टू बैंक। प्रीमियम तो छोटा है, चलो 10% वो पीएनएल से राइट ऑफ हो जाएगा, पीएनएल कम, प्रीमियम के साथ बता दो। डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट टू बैंक, तो डिबेंचर टू बैंक एंड प्रीमियम टू बैंक, होल्डर को काटते हैं तो डिबेंचर टू बैंक एंड प्रीमियम टू बैंक। डिबेंचर टू बैंक, ये 1 लाख गया और ये 3 लाख हो गया। प्रीमियम टू बैंक, प्रीमियम दिख रहा है यहां पे, प्रीमियम टू बैंक, पीएनएल टू प्रीमियम, तो इट्स पीएनएल टू बैंक। रिजर्व घटा, पैसा घटा, that was I think 10,000. So PNL will now become 1.8 lakhs and cash will now become 2.9 lakhs. Debentures redeemed with premium, premium written off, premium written off हो गया, रिजर्व कम हो गया प्रॉफिट से, इंटरेस्ट भी चले गए उसमें। बैंक इंटरेस्ट की एंट्री क्या है? बैंक टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पीएनएल, इट्स बेसिकली बैंक टू पीएनएल, बैंक बढ़ा पीएनएल बढ़ा। और डिबेंचर इंटरेस्ट चुकाने की एंट्री क्या है? डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक एंड पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट, इट्स बेसिकली पीएनएल टू बैंक, पीएनएल गया बैंक गया, जो जितना इंटरेस्ट आया उतना इंटरेस्ट गया, खत्म। अब ये सीन है आफ्टर रिडेम्पशन, तो इस सीन में ये जो डीआरआर है ये क्यों बैठा है? अभी इसका कोई यूज है? क्यों रखा था? जब तक डिबेंचर थे कि उतना पैसा सेफ रहे, उतना इन्वेस्ट करें, उतना तो सेफ्टी दे हम लोग डिबेंचर होल्डर को कि भैया इतना तो प्रोविजन रखा है हमने आपको चुकाने के लिए। अब उसकी भी जरूरत तो क्या करें? इसको हटाओ और इधर डाल दो 1. तो डीआरआर गोज बैक टू रिजर्व, फ्री रिजर्व बन जाता है। मतलब ये पैसे आप अभी किधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ब्लॉक करके रखने की जरूरत नहीं है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि डिबेंचर्स ऑलरेडी चुका दिए गए हैं। बात समझ आई? तो टोटल 12 एंट्रीज हैं चैप्टर में, ये मैंने 12 की 12 यहाँ पे लिखी हुई है। आई जस्ट गो इन द ऑर्डर नाउ। सबसे पहला एंट्री इश्यू का, व्हाट इज द एंट्री फॉर इश्यू? बैंक टू डिबेंचर। दूसरा और तीसरा डीआरआर और डीआरआई का देख लें। डीआरआर क्रिएट करने का एंट्री पीएनएल टू डीआरआर, डीआरआई करने का एंट्री डीआरआई टू बैंक, सॉर्टेड। फिर इंटरेस्ट का देखने का, डिबेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डीआरआई दोनों। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अगर कुछ पे ऑफ करना है तो व्हाट इज दैट? डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, और डीआरआई पे इंटरेस्ट मिलेगा उसका एंट्री बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। अच्छा, दोनों इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर करना है? तो पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डीआरआई टू पीएनएल। मिला? एक एक्सपेंस है, इनकम है, वो मिलता है, ये देना है। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, डीआरआर पे इंटरेस्ट नहीं होता, डीआरआई पे होता है और डिबेंचर पे होता है। डिबेंचर पे चुकाना है, डीआरआई पे मिलेगा। बात समझ आई? उसके बाद आपका आता है रिडेम्पशन का वक्त। तो रिडेम्पशन के वक्त पे डिबेंचर रिडीम करने का क्या एंट्री है? डिबेंचर प्रीमियम टू होल्डर एंड होल्डर टू बैंक। सो एंट्री नंबर 7 था, ये 8 और ये 9।
अच्छा, प्रीमियम राइट ऑफ करने की एंट्री PNL टू प्रीमियम। और ऑब्वियसली जब आप रिडीम करने वाले हो तब इन्वेस्टमेंट्स को क्या करना है, बेचना है। तो बैंक टू DRI और जो लास्ट में DRR है उसको किधर ट्रांसफर कर देने का, जनरल फ्री। तो 12 एंट्री है टोटल, सारे के सारे हर एक सम में आने की जरूरत नहीं है, आए ऐसे चांसेस नहीं है, बट ये स्ट्रक्चर है, ये ध्यान में रखना है। देखो कैसे याद रख सकते हो, सुनो, पहला इश्यू, फिर DRR क्रिएशन, DRI क्रिएशन, इश्यू, DRR क्रिएशन, DRI क्रिएशन। कितना DRR ऑफ टोटल, DRI 50% ऑफ डिबेंचर्स ड्यू इन द करंट ईयर, दैट मच। DRR कब क्रिएट होता है, इश्यू केस में, DRI उसी ईयर में, जस्ट बिफोर 30th of April, okay? Then there is interest, डिबेंचर इंटरेस्ट का एक एंट्री और DRI का इंटरेस्ट। डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करोगे, DRI पे रिसीव करोगे। अभी दोनों इंटरेस्ट दोनों क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, वो दो एंट्रीज हो गई। फिर दो एंट्रीज पेएबल और पेड, प्रीमियम राइट ऑफ DRI खत्म, DRR खत्म, प्रीमियम राइट ऑफ DRI खत्म, DRR खत्म। इज इट क्लियर? DRI सोल्ड ऑफ हो जाता है, पैसा मिल जाता है, और DRR गेट्स ट्रांसफर टू PNL, फ्री रिजर्व में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई? समझा? पक्का पक्का? रट्टा नहीं मारना है, सम को देखिए आपको ट्रांजैक्शंस क्लिक हो जाएंगे, सम करेंगे तो भी पता चल जाएगा। अभी देखो, मैं आपको ये बोल रहा था कि ये जो DRR DRI है ये आगे बढ़ेगा कि घटेगा। प्रैक्टिकली फ्यूचर में ये क्लॉज 0 हो जाने वाला है, ओके? अभी से आपको पता चलेगा। तो ऑल इंडिया बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, AIFI बोलते हैं उनको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस FI, NBFCs and HFCs. AIFI is ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें बैंक्स भी आ गए, सारे के सारे रिजर्व, स्टेट बैंक, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, सब बैंक आ गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इसमें प्राइवेट वाले नहीं आते, इसमें ऑल इंडिया फाइनेंशियल रिजर्व बैंक से कनेक्टेड, ये प्राइवेट वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंस का धंधा करते हैं। बेसिकली बैंक्स आ गए, प्राइवेट बैंक से आ गए। NBFC आर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ओके, टाटा फाइनेंस, जो बैंक्स नहीं है बट लोन्स देने का काम करते हैं। HFC इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मतलब आपका हो गया HDIL,